Exercise 12.8. An electric heater supplies heat to a system at the rate of 100 watt. ठीक है, dq heat supplied to system in 1 second 100 जूल. स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा है 100 वॉट. एक इलेक्ट्रिक हीटर है, सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वॉट. इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है और वो सिस्टम को, अब यहां पर सिस्टम क्या हो सकता है, वाटर. इलेक्ट्रिक हीटर काम क्या करता है, पानी को गर्म करता है ना. तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो पानी को 100 वॉट के रेट से हीट एनर्जी सप्लाई करता है. अब 100 वॉट मतलब 100 जूल इन 1 सेकंड. तो वही तो मैंने यहां पर लिखा है. समझ में एक बार, फिर से एक बार. एक इलेक्ट्रिक हीटर वाटर को 1 सेकंड में 100 जूल हीट एनर्जी सप्लाई करता है. इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 25 जूल पर सेकंड, W या तो फिर dW भी लिख सकते हैं. दिस इज वर्क डन बाय सिस्टम इन 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में सिस्टम कितना वर्क करती है, 75 जूल वर्क करती है. मतलब ओके, जूल लिखना पड़ेगा, 75 जूल. एट व्हाट रेट इज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग. तो क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट द इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग. समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है du इज इक्वल टू dq माइनस dw. dq इज इक्वल टू du प्लस dw भी लिख सकते हैं. सो वी हैव दिस. तो dq है 100, dw है 75, सो दिस इज 25 जूल. सो यहां पर फाइंड क्या करना है, यहां पर हमें फाइंड करना है एट व्हाट रेट द इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग. तो आंसर आएगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस at the rate of 25 जूल पर सेकंड, या तो फिर सीधा ऐसा लिखो 25 वॉट. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. ठीक है, अब हम फिर से टॉपिक के तरफ जाते हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो we have to discuss different type of thermodynamic process. Different type of thermodynamic process. आप समझो जरा definitions. Different thermodynamic process. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है. So we are going to discuss different type of thermodynamic process. The first one is known as the isothermal process. Isothermal process. तो क्या होती है स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस? थर्मल मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर. ठीक है, सो अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. A thermodynamic process during which temperature of system remains constant
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है समझ में आया आपको, जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है प्रेशर, बराबर। यहां पर आप अंडरलाइन करो टेम्परेचर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रिमेन्स और आइसोबैरिक में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट के अंदर। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच pressure of system remains constant is called isobaric process। आई बात समझ में? देखो स्टूडेंट, इसके नाम में थर्मल आता है और थर्मल वर्ड रिलेटेड टू टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप ऐसे याद रख सकते हो। आइसोबैरिक, अब आपको याद है कि प्रेशर का एक यूनिट बार होता है, BAR बार। मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में एक्सप्लेन किया था प्रेशर के अलग अलग यूनिट। तो फिर बार इज रिलेटेड टू प्रेशर, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड टाइप की प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, पूरा के पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? ओके, अब जो फोर्थ प्रोसेस है that is very important process, that is the adiabatic process। कौन सी प्रोसेस? adiabatic process। this is very important, adiabatic process। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इट्स वेरी सिंपल। मैं लिख देता हूं, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस during which there is no exchange of heat energy, there is no exchange of heat energy between system and surrounding, between system and surrounding is called एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये चार टाइप की प्रोसेस है और इनकी डेफिनेशन आपको हर हाल में याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज work done during the isothermal process। Student, this is also a very very important derivation। हमने isothermal process डिस्कस की और thermodynamic process during which the temperature of the system मतलब कि गैस remains constant is known as the isothermal process। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग isothermal process में जो वर्क होता है उस वर्क के फॉर्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो जैसा मैंने आपको कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो हम एक इक्वेशन लेते हैं, वी हैव
आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to mu RT. Mu is the mole number of gas that is related to the amount of gas. R मतलब universal gas constant and this capital T is the temperature. So entire right hand side is constant, बराबर? So PV is equal to constant. तो आप ये याद रखना कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसके लिए PV is equal to constant, ठीक है? Okay, now suppose we have mu mole of ideal gas. हमारे पास mu mole of ideal gas है and its initial pressure and initial volume are P1 V1. Consider mu mole ideal gas. मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है? यहाँ पर अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा लिखता हूं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो सपोज वी हैव म्यू मोल ऑफ आइडियल गैस एंड उसका इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट इट इज टेकन टू द फाइनल स्टेट इन विच इट्स प्रेशर इज P2 एंड वॉल्यूम इज V2। ड्यूरिंग दिस the temperature is remaining constant. उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। नाउ एट एन इंटरमीडिएट स्टेट, एट एन इंटरमीडिएट स्टेट, लेट P be the pressure and delta V is change in volume. समझ में आया? एक इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब जब हम उसका प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 से P2 V2 लेकर जाते हैं तो वो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसके बीच में एक स्टेट है जहां पर उसका प्रेशर P है, राइट? And from that, suppose its volume changes by delta V, ठीक है? तो ये delta V change के लिए we assume that the pressure remains constant. So work done for the small transition dW is equal to P into delta V. Is that clear? Okay. Now here, if you want the total work, अगर हमको टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क, देन हाउ वी विल ऑब्टेन द टोटल वर्क? टोटल वर्क W is equal to summation dW. dW is the work for a small change in volume and W is the total work. So this is summation P delta V. Is that clear? Down here, if we take delta V tends to 0, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे W is equal to इंटीग्रेशन P into dV. ये जो डेल्टा V है, for a small change we can write like this. So मैं थोड़ा सा बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है. So W is equal to इंटीग्रेशन P into dV. Now we have a formula PV is equal to mu RT. तो therefore P क्या होगा? P is equal to mu RT by V. तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 in 1. So W is equal to integration mu RT by V into dV. Now here mu is constant, R is constant, T is constant. Only volume is variable. So suppose initially volume is V1 and finally volume is V2. जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2. So W is equal to integration V1 to V2 mu RT by V.
सो म्यू आर टी कांस्टेंट है, तो टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, सो देयर विल बी 1/v इनटू dv। नाउ स्टूडेंट ये जो है इंटीग्रेशन 1/v dv, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, मैं आपको वो फॉर्मूला समझाता हूं। इंटीग्रेशन 1/dx is natural log of x. So w is equal to mu rt integration 1/v dv is natural log of v and limit is v1 to v2. So in place of v put upper limit minus in place of v put lower limit. So this is mu rt ln of v2 minus ln of v1. We can write like this. But log of b minus log of a is equal to log of b by a. ये log का रूल है. So this is mu rt ln of v2 by v1. So this is the formula for work. So ma'am, this is the formula for work during the isothermal process. इस फॉर्मूला को स्टूडेंट याद रखना, वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आई एक्सप्लेन यू फर्दर अबाउट दिस, अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस वी डिस्कस। देखो स्टूडेंट, ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या कि द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर? ओके, अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है du dq माइनस dw। अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है? तो du इज इक्वल टू dq माइनस dw, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा u is equal to delta q minus delta w. We can also write like this, बराबर? अब एक बात समझो स्टूडेंट, कोई भी गैस जो होता है ना, उसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। आई राइट दिस हियर, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। कोई भी जो सिस्टम होती है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। पर क्या हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है? नो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर डज नॉट चेंज। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो फिर इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी? तो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, बराबर? तो देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T मतलब टेम्परेचर T remains constant, temperature remain constant, hence delta U change in internal energy zero, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज तो इंटरनल एनर्जी चेंज, इफ नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है 0 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो दिस इज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस the net work done by the system is equal to the net heat energy absorbed by the system. I write that here. For isothermal process, net और वर्क को अलग अलग लिखना, एक साथ लिख दोगे तो नेटवर्क हो जाएगा। तो ये नेटवर्क नहीं है, ये है नेट वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू नेट हीट एनर्जी। अलग अलग तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नेट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। समझ में आया आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो केस 1, व्हाट इज द केस 1? V2 greater than V1. Come to this formula, W equal to μRT ln of V2 by V1। स्टूडेंट लॉगरिथम का एक रूल है कि अगर ऐसा रेशियो है, जैसे यहां पर V2 और V1 का रेशियो है, तो अगर न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, V2 ग्रेटर देन V1, तो उस सिचुएशन में लॉग का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आया? तो V2 ग्रेटर देन V1, सो देयरफॉर W इज मोर देन 0, मतलब वर्क इज पॉजिटिव। क्या कहा? वर्क इज पॉजिटिव। वर्क इज पॉजिटिव। वर्क इज पॉजिटिव। केस नंबर 2, V2 लेस देन V1, तो इसमें ये जो लॉग का आंसर होता है वो नेगेटिव होता है। सो दैट्स व्हाई वर्क इज आल्सो नेगेटिव। सो W इज लेस देन 0, सो वर्क इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके, अभी बुक में लिखा है या नहीं मुझे नहीं पता है, बट एक बात समझो, यहां पर W ग्रेटर देन 0 है, मतलब वर्क पॉजिटिव है, बराबर? तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टूडेंट आप एक बात याद रखना कि जब भी कोई सिस्टम का मतलब गैस एक्सपांड होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे यहां पर देखो V2 इज मोर देन V1, तो व्हेनेवर V2 इज मोर देन V1, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन द इनिशियल वॉल्यूम, तो उस सिचुएशन में वर्क इज पॉजिटिव। क्या होता है? वर्क इज पॉजिटिव, बराबर? और जब V2 लेस देन V1 हो तो वर्क इज नेगेटिव। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक बार देख लेता हूं बुक में और भी कुछ इससे रिलेटेड लिखा है या नहीं। ओके, सो दिस इज अबाउट द वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में आने की इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है? डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस। डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, बहुत सिंपल है। डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां तक लिख देगा, फुल मार्क मिलेंगे। बट अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो फिर आप ये एडिशनल लिख लो। समझ में आया? या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एंड डिस्कस इन स्पेशल केस, तो फिर ये भी लिखना पड़ेगा। समझ में?
Student, this is also a very important derivation. Work done during the adiabatic process. Adiabatic process क्या होती है वो मैंने आपको समझाया. During the adiabatic process there is no exchange of heat energy between the system and the surrounding. Here the system is insulated from the surrounding. क्या करते हैं, सिस्टम को सराउंडिंग से इंसुलेट कर देते हैं. तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती है हीट एनर्जी को. मतलब सिस्टम अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग को नहीं दे सकती है और सिस्टम सराउंडिंग में से हीट एनर्जी ले भी नहीं सकती है. आई बात समझ में? सो हियर सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग. ठीक है, तो हमें फॉर्मूला ऑब्टेन करना है वर्क डन का. अब देखो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मैंने जो प्रीवियस टॉपिक एक्सप्लेन किया था वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें मैंने लिखा था PV इज इक्वल टू म्यू RT इज इक्वल टू कांस्टेंट. बराबर. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट. फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. समझ में आया? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. आइसोथर्मल के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब P तो प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गामा क्या होता है. तो स्टूडेंट, ये जो गामा होता है ना, इसको कहते हैं CP/CV. अब आप पूछोगे कि सर CP और CV क्या है, तो मैंने समझाया है प्रीवियस चैप्टर में. मैंने समझाया है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर. CV मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. याद है मैंने आपको डेफिनेशन कही थी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर. सेम वे CV होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो ये वो है. अब स्टूडेंट, सपोज एक आइडियल गैस है. Consider ideal gas, its pressure and volume changes from P1 V1 to P2 V2. मतलब उसका प्रेशर पहले P1 है, वॉल्यूम V1 है, और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है P1 V1 से P2 V2 चेंज होता है. ठीक है, अभी ये जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, इस एडियाबैटिक प्रोसेस को हम एक PV डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. सो PV डायग्राम, देखो 1 मार्क में कहीं पर पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द PV डायग्राम फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस. तो वो डायग्राम का नेचर कैसा होगा आप जरा वो देख लो. एक छोटा सा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, एक ग्राफ है बेसिकली वो. हियर इज प्रेशर, हियर इज वॉल्यूम. तो ऐसे 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 एंड फिर ऐसे. तो इस टाइप का ये एक ग्राफ है. ठीक है, तो दिस इज isothermal. This part is called isothermal. This part is called adiabatic. Again, this part is called isothermal, and this part is called
एडियाबैटिक। ठीक है, ओके। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब वर्क का फॉर्मूला लिखना है, तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, P dV। ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। इज दैट क्लियर? ओके, इसको डिनोट करते हैं इक्वेशन 1 और इसको डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ व्हाट वी डू स्टूडेंट कि यहां पर हम P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 में से P की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन 1 में P की वैल्यू क्या होगी? तो P की वैल्यू होगी कांस्टेंट डिवाइड बाय V रेज़ टू गामा। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 है, इंटीग्रेशन V1 टू V2, और P के प्लेस पर कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा इनटू dV। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन V रेज़ टू माइनस गामा dV। V रेज़ टू गामा को न्यूमरेटर में लिया तो उसकी साइन चेंज हो गई। समझ में आया आपको ये? ओके, अब हमें क्या करना है? इस V रेज़ टू माइनस गामा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं इंटीग्रेशन करने का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने आपको आगे ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है न्यूमेरिकल करवाते टाइम। कौन से चैप्टर में करवाया था? आई थिंक मैंने 5th चैप्टर में आपको समझाया होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, देखो कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट ही रखो, V रेज़ टू माइनस गामा, तो V रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 पावर में ये ऐड करना है और वही पावर को डिनोमिनेटर में लिख देना है। किया? ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस गामा। लिख सकते हैं ना माइनस गामा प्लस 1 को ऐसे? ठीक है, तो दिस इज V रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन V1 टू V2। तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस गामा। अब क्या करेंगे? V के प्लेस पर अपर लिमिट V2 रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1। आया समझ में? ये सब मैं रब कर दे रहा हूं। सो ये पता चला आपको? ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मैंने आपको बिगिनिंग में समझाया था, बराबर? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर? मतलब PV रेज़ टू गामा इन द इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू PV रेज़ टू गामा इन द फाइनल स्टेट। आई बात समझ में? ठीक है, तो W इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर इस कांस्टेंट को मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं, तो कैसे लिखूंगा? कांस्टेंट
मल्टीप्लाई बाय V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस कांस्टेंट, मेरे नोट्स में मैंने ऐसे नहीं लिखा हुआ है बट लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो ये कांस्टेंट के प्लेस पर हम P2 V2 रेज टू गामा रखेंगे और इस कांस्टेंट के प्लेस पर P1 V1 रेज टू गामा लिखेंगे। तो P2 V2 रेज टू गामा मल्टीप्लाई बाय V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1 लिखा, माइनस P1 V1 रेज टू गामा मल्टीप्लाई बाय V1 रेज टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। तो दिस इज P2 V2 रेज टू गामा। अब ये जो है ना V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो V2 रेज टू माइनस गामा मल्टीप्लाई बाय V2, बराबर। देखो अगर ऐसा है V2 रेज टू माइनस गामा मल्टीप्लाई बाय V2, तो V2 की पावर 1 है ना। तो आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है जो कि आपने 10th या 10th के पहले पढ़ा होगा कि बेस अगर सेम, दोनों का बेस V2, तो पावर का एडिशन होता है। तो माइनस गामा और 1 का एडिशन है, ऊपर है कि नहीं एडिशन, वही चीज यहां पर है। तो ऐसा हो तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा हो तो ऐसा लिखते हैं। हमने क्या किया, ऐसा है इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है। सेम थिंग आई डू हियर, P1 V1 रेज टू गामा V1 रेज टू माइनस गामा V1 रेज टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। तो यह आएगा P2 V2, क्योंकि V2 रेज टू गामा V2 रेज टू माइनस गामा क्या होगा, यहां पर साइड में लिख रहा हूं फिर रब कर दूंगा, V2 रेज टू माइनस गामा V2 रेज टू गामा। तो ये होगा V2 रेज टू गामा माइनस गामा V2 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। लिख लो साइड में कहीं पर, मिटा रहा हूं इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा एज 1 है। तो ये वर्क का फॉर्मूला है, आगे भी इसको और डिफरेंट फॉर्म में ऑब्टेन करना है, बट ये भी है फॉर्मूला, वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस फॉर्मूला को मैं टेम्परेचर के फॉर्म में लिखने वाला हूं, ठीक है। कि अगर मुझे टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो P2 V2 म्यू R T2, P1 V1 म्यू R T1 सब्स्टिट्यूट करो, तो therefore W is equal to म्यू R T2 म्यू R T1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस गामा है ना, उसको मैं लिखूंगा गामा माइनस 1। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में पोजीशन इंटरचेंज करता हूं तो वही काम मैं न्यूमरेटर में भी करूंगा। तो म्यू R T1 म्यू R T2 ऐसा में, तो फिर फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू म्यू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर work done during the adiabatic process. So this is also the work done during the adiabatic process and this is also the work done during the adiabatic process. ठीक है। तो स्टूडेंट हमने ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हमको आगे और भी डिस्कशन करना है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला है, फिर से एक बार लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू म्यू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ये है, बराबर। अब केस 1 आप बोल सकते हो,
इफ पहले केस लिया है, ओके, इफ W ग्रेटर देन 0। अब देखो एक बात समझो, W ग्रेटर देन 0 मतलब वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव। अब स्टूडेंट एक बात समझो, एक मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये तो अलग अलग ब्रांच है। मैकेनिक्स में जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, when the work is done by the system, तो work is negative, W less than 0, that is work done by system, ठीक है। एंड एक मिनट, मैकेनिक्स में सॉरी उल्टा लिखा, W greater than 0, work is done by the system, and number 2, W less than 0, work is negative, तो work is negative, then एक सेकंड में थोड़ा सा, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, डिफरेंस है दोनों में, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क done by system, W greater than 0, that is work done on system। ओके स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट, बट नाउ आई हैव रिटन करेक्ट। देखो मैकेनिक्स के अंदर जब W ग्रेटर देन 0 होता है मतलब वर्क पॉजिटिव होता है, तो इन दैट केस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मैकेनिक्स में जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो उस वर्क को पॉजिटिव कहते हैं, और जब भी सिस्टम से वर्क होता है, whenever the work is done by the system, W less than 0, it is a negative work. So that is work done by system। आप प्लीज इसको कहीं पर लिख के रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक में नहीं लिखा हुआ है बट ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप सेपरेटली कहीं पर लिख के रखो। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में जब W पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मैकेनिक्स में उल्टा होता है, W ग्रेटर देन 0 हो तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जब W लेस देन 0 होता है मतलब वर्क नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि मैकेनिक्स में W ग्रेटर देन 0 वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मैंने ये पहले भी समझाया था कि फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो इस सिचुएशन में वर्क इज पॉजिटिव एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये है W ग्रेटर देन 0, और V2 लेस देन V1 हो तो W लेस देन 0 होता है, ठीक है। ओके, तो वंस अगेन वी कम हियर, इफ W ग्रेटर देन 0, तो W ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। एज वन में दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि इफ W इज लेस देन 0, मतलब W नेगेटिव है, और ये कब पॉसिबल है, जब T1 लेस देन T2, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से
ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखना। और जो डेरिवेशन है वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3 और 4 मार्क क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो 3 मार्क में आने की पॉसिबिलिटी है, आप इसको लर्न कर लेना। Student, I explained you 2 important derivation. Number 1, work done during the isothermal process. Number 2, work done during the adiabatic process. ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें से एक आने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको 3 छोटे छोटे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये वैसे एज अ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, 3 में से 2 आने की पॉसिबिलिटी कम है, एक शायद शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बट नॉलेज जो है ये 3 टॉपिक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक, क्या कॉन्सेप्ट होता है आइसोकोरिक में, याद करो जरा। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इन द आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट एक बात याद रख लो, कहीं पर लिख के रख लो, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क तभी होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है मतलब वर्क नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, therefore डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वर्क डन इज 0, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो W वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा W इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। अब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है फॉर्मूला फॉर वर्क, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा W तो 0 है, तो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q। व्हाट डज इट मीन? The heat energy supplied to the system, the heat energy supplied to the system is utilized in changing the internal energy of the system. Heat supplied to system is utilized in changing internal energy. Internal energy of सिस्टम। समझ में आया? तो ये है वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है बताओ, सोचो। आइसोबैरिक प्रोसेस में ये बार किसका यूनिट है? प्रेशर का, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हियर प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, सो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला होगा डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। सो P V2 माइनस V1। ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, राइट? सो डेल्टा W इज इक्वल टू PV2 माइनस PV1, बट PV इज इक्वल टू QRT, तो ऐसे लिख सकते हैं
म्यू आर T2, म्यू आर T1, तो म्यू आर T2 minus T1 as समझ में? Okay. Now here in the isobaric process, the heat energy supplied to the system. सुनना, in isobaric process, the heat energy supplied to the system partly goes in changing the temperature of the system. Partly goes in changing the temperature of the system. मतलब partly go in changing the internal energy of the system, and partly it is utilized in doing the work done by the system. ठीक है? मतलब सिस्टम को आप जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, वो हीट एनर्जी का सम पार्ट इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज होता है और रिमेनिंग पार्ट वर्क करने में यूज होता है. ठीक है? ओके. तो ये सेकंड टाइप की प्रोसेस हुई. अब एक नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक्सप्लेन द साइक्लिक प्रोसेस. बराबर. सो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? इन द साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. इन साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. मतलब सिस्टम जहां से शुरू करती है, जो स्टेट में से शुरू करती है वही स्टेट में वापस आ जाती है. ठीक है? तो उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस. इन द साइक्लिक प्रोसेस द फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट आर सेम. फाइनल स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट. स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? याद करो, इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द स्टेट. तो साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट दोनों सेम है, तो यहां पर स्टेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. रिमेंबर दिस, इन द साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W. और यहाँ पर डेल्टा U जीरो है, तो देयरफॉर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज जीरो. दैट मींस डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट the heat energy supplied to the system is completely converted in work done by the system. ये लिखना, heat supplied to system is completely utilized in doing work done by system. आई बात समझ में? ठीक है? तो ये तीन छोटे छोटे टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में एक छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. राइट? स्टूडेंट, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 12.5. बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, और अटेंशन देना पड़ेगा. एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है. सुनो, पहले क्वेश्चन ए. क्वेश्चन 1, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, स्टेट ए टू स्टेट बी, क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम. W 22.3 जूल ऑन सिस्टम. बराबर? ओके. अब स्टूडेंट यहां पर देखो, एक सिस्टम है. सिस्टम मतलब गैस. एक गैस है, वो सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जाता है, और ड्यूरिंग दिस उसके ऊपर वर्क होता है.
वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो मैंने आपको क्या कहा है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वो वर्क नेगेटिव होता है, मैकेनिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है। क्वेश्चन में कहा है कि इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस? नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। समझ में आया आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? नेट वर्क डन in changing the state of the gas adiabatically from equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system। फिर बाद में आगे लिखा है if the gas is taken from state A to state B via process in which net heat absorbed by the system 9.35 calorie, how much is net work done by the system in the later case? Okay, मतलब जो लेटर केस है, जो आगे का पार्ट है, उसको वर्क कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहां पर भी हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है, बराबर। ओके, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? याद करो, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। समझ में आया? तो यहां पर स्टूडेंट ये जो डब्ल्यू है आप उसको डेल्टा डब्ल्यू भी ले सकते हैं। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा डब्ल्यू माइनस 22.3। सो दिस इज 22.3 joule. So this is the change in internal energy of the system. Let me confirm this answer. Yes. Okay. तो यहाँ पर ये है change in internal energy of the system, which is positive. तो हम लिखेंगे internal energy changes, मतलब increases. Sorry, internal energy increases. तो देखो एक बार फिर से क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि एक सिस्टम है, वो स्टेट ए से स्टेट बी में जाती है। ड्यूरिंग दिस उसके ऊपर वर्क होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, डेल्टा क्यू 0। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करी। क्यों फाइंड करी? क्योंकि इसके आगे जो दिया हुआ है, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या कहा है वो सुनो। If the gas is taken from state A to state B via a process in which net heat absorbed by the system is 9.35 calorie। अब देखो आगे स्टेट A टू स्टेट B, इसमें नेट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कितनी है? नेट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरी। स्टूडेंट आपको एक कन्वर्जन पता होगा कैलोरी और जूल के बीच में कि 1 कैलोरी कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी 4.18 आई थिंक 6 होता है जूल। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4.19 जूल, ठीक है, ऐसे। तो दिस इज 9.35, 4.19। So let us calculate this 9.35 into 4.19. So this is 39.1765। आप इसको 39.18 लिखो, क्या जूल, राइट। ओके, अब क्या करना है हमको? इसमें हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है
हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब इस केस में वर्क कितना हुआ वो हमको कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू मतलब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब 39.18 और डेल्टा यू कितना 22.3, तो क्या आएगा 39.18 माइनस 22.3, 16.88। लेट मी कंफर्म 16 ओके मैंने 9 लिखा है, 16.9 जूल। अच्छा अब एक बात समझो स्टूडेंट, यहां पर इसके ऊपर तक का जो हमने किया वो क्यों किया? सिस्टम जब स्टेट ए से स्टेट बी पर जाएगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होती है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये प्रोसीजर की। हमको पूछा तो यही है, हमको ये पूछा नहीं है, बराबर। और इसके लिए इंटरनल एनर्जी चाहिए, वो कैसे मिलेगी? अगर हमको सिर्फ यहां से आके इंफॉर्मेशन देते तो हमको इंटरनल एनर्जी कैसे मिलती? नहीं मिलती। तो यहां पर भी स्टेट ए से स्टेट बी जाती है सिस्टम, और यहां पर भी स्टेट ए से स्टेट बी ही जाती है। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो यहां पर भी इनिशियल स्टेट, यहां पर भी फाइनल स्टेट ए और बी है, यहां पर भी इनिशियल स्टेट, यहां पर भी फाइनल स्टेट ए एंड बी है। तो दोनों केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी। तो इसका यूज करके हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड की, जिसको हमने आगे यूज किया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझना कि यहां तक हमने क्यों किया, क्या किया, डेल्टा क्यू ऑब्टेन किया। क्यों ऑब्टेन किया? क्योंकि हमको आगे का जो पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें कौन सी प्रोसेस है, जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, आई थिंक। अच्छा यहां तक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहां से जो आगे है उसमें हमको वो इंटरनल एनर्जी को यूज करना था, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस मेंशन किया है क्या आगे? आई थिंक नहीं की है। ओके, प्रोसेस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉट मेंशन, बट दैट इज क्लियर कि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है हम उसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पर इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट किया। We are solving exercise का 12.9. A thermodynamic system is taken from original state to an intermediate state by the linear process shown in figure. Its volume is then reduced to original value from E to F by an isobaric process. Calculate the total work done by the gas from D to E to F. देखो सिंपल वे में आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, बराबर। सपोज ये उसकी इनिशियल स्टेट है, ये उसकी इनिशियल स्टेट है 1। उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 1 से 2 पर लेकर गए along this path, मतलब for this 1 to 2 pressure increases। देखो यहां से आ जाएगा 1 to 2, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर 600, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर 300, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 2 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 5। फिर उसको 2 से 3 पर लेकर गए, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर 300, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी प्रेशर 300, बराबर। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और फिर उसको
3 से 1 पर लेकर गए, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी वॉल्यूम 2 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 2। तो क्या करना है, ये पूरी प्रोसेस के लिए वर्क फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब स्टूडेंट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 6 के अंदर। स्टूडेंट आपको याद है कि चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको क्या समझाया था, यहां पर मैं लिख रहा हूं, फिर मैं रब कर दूंगा। चैप्टर 6 में समझाया था एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया होता है दैट इज वर्क। सपोज ये फोर्स का ग्राफ है, वेरिएबल फोर्स है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। दिस इज इनिशियल पोजीशन x1, दिस इज फाइनल पोजीशन x2। तो याद है आपको कि हमने एक्सप्लेन किया था कि ये स्मॉल स्ट्रिप के लिए वर्क डेल्टा W एंड देन वी फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स टू गेट द टोटल वर्क, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो कर्व है, कर्व, द एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन। तो यहां पर ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यहां पर प्रेशर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। यहां पर वर्क का फॉर्मूला था W इज इक्वल टू Fx, और यहां पर वर्क का फॉर्मूला है ऐसा। इन शॉर्ट, इन जनरल, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं, वहां पर Fx, यहां पर Pv। तो क्या कहना चाहता हूं मैं आपको कि इफ वी हैव अ ग्राफ ऑफ pressure versus volume, then the area under the graph gives the work done। बराबर समझ में आया? ओके, तो इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क W1, इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क W2 और इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क W3, ठीक है। तो देखो W1 इज वर्क डन। अब एक बात समझो, जब गैस 1 से 2 पर जाता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। थर्मोडायनेमिक्स में जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम फॉर 1 to 2 प्रोसेस, 1 एरो 2 प्रोसेस। तो दिस इज इक्वल टू एरिया। अब यहां पर कुछ नंबरिंग करना पड़ेगा, तो यहां पर ए लिख देता हूं मैं, मेरे नोट्स के अंदर कैसे वैसे में लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। DEF ओके। यहां पर मैंने लिखा है DEFGH। आई विल सेंड यू दिस सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ कौन सी प्रोसेस 1 to 2 ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोलो, EHGF। मतलब ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो और ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द वर्क, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो ये ट्राइंगल है, ये उसका बेस है, तो EF इनटू ऑल्टीट्यूड DF, राइट, प्लस इसका एरिया HG मल्टीप्लाई बाय FG। तो दिस इज 1/2 EF
तो ये है 5 माइनस 2, क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 2 और मतलब ये 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है 2 और 2 मीटर क्यूब, और ये 2 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ई पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है 5, तो 5 माइनस 2 इंटू df, तो ये रहा df बराबर। तो ये df कितना है 600 माइनस 300, 600 माइनस 300 प्लस hg, ये रहा hg, इट इज 5 माइनस 2 प्लस, ओ सॉरी माइनस, माय मिस्टेक, मल्टीप्लिकेशन, fg, ये रहा fg, तो f के कॉरस्पॉन्डिंग 300, g के कॉरस्पॉन्डिंग 0, तो 300 माइनस 0। और स्टूडेंट एक बात याद रखो कि वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स में जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, तो हमें आंसर पॉजिटिव लाना है, हमें आंसर पॉजिटिव लाना है। तो W1 is equal to 1/2 into 3 into 3, सॉरी यहां पर 300 आएगा, तो 300 प्लस 5 माइनस 2 300, तो ये हुआ 900 बाई 2 मतलब 450 और 900 1350 जूल बराबर। तो एक बात याद रखना कि ये जो 1 to 2 है, सुनना ध्यान से, 1 to 2 में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 1 to 2 में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क इज पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव ही आंसर लाना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम फॉर 1 to 2 प्रोसेस, यहां पर लिख दो कि हियर फॉर 1 to 2 प्रोसेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, so वर्क इज पॉजिटिव। आई बात समझ में। अब W2 मतलब वर्क डन फॉर 2 to 3 प्रोसेस, वर्क डन। अब एक बात समझो कि 2 to 3 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम फॉर 2 to 3 प्रोसेस बराबर। अब एक बात बताता हूं कि जब आप नेक्स्ट टाइम लिखो ना सॉल्यूशन अपने लिए, ओके देखो मैंने यहां लिखा ही है वर्क डन बाय द सिस्टम बराबर, लिखा ही हुआ है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं बताया, और लिखा ही हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम। 1 to 2 के लिए वॉल्यूम बढ़ता है, 2 to 3 के लिए वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो दैट्स व्हाई वर्क डन ऑन द सिस्टम। वॉल्यूम इंक्रीज वर्क डन बाय, वॉल्यूम डिक्रीज वर्क डन ऑन, लिख के रख लो। तो वर्क डन फॉर 2 to 3, अब ये कैसे मिलेगा, सिर्फ इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। 1 to 2 के लिए इसका भी फाइंड किया और इसका भी फाइंड किया, क्योंकि 1 और 2 के अंदर एरिया लेना है, तो 1 से एक लाइन ऐसे आएगी, 2 से एक लाइन ऐसे आ जाएगी, ये पूरा कवर हो जाएगा। पर 2 to 3 में सिर्फ इतना ही एरिया आएगा, क्योंकि 3 से लाइन आएगी, 2 से लाइन आएगी, तो इतना ही एरिया आएगा। समझ में एक बार? नहीं समझ में आए रिपीट करो, 2 बार देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम फॉर 2 to 3 प्रोसेस, तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? EFGH, EFGH, ठीक है। ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा बराबर। तो देखो पहले 2 से 3 पर गया, तो 3 फाइनल है, 3 फाइनल है, तो 2 - 5 आएगा,
अच्छा एक मिनट, ई एफ रेक्टेंगल का तो एरिया ये होगा ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर। तो ई एफ लेना है ना, उसमें हम क्या करेंगे 2 - 5 लेंगे, 2 - 5 और जी एच जी, ओके एक मिनट कुछ गलत किया, ई एफ लेंथ और ब्रेड्थ लेना चाहिए ना, ई एफ एफ जी, कुछ डिफरेंट नोटेशन, ई एफ एफ जी ऐसे, ठीक है। तो देखो 2 to 3 बराबर, तो 2 - 3 किया, ओके, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, जी के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके एक सेकंड, 2 to 3, ठीक है, ये 2 - 5 किया, दिस एंड एफ जी, ओके करेक्ट। तो ये लेना है 300 - 0, 300 - 0, समझ में एक बात, you have to get the negative answer. So this is -3 into 300, so -900 जूल नेगेटिव आंसर आना चाहिए, बराबर है। और नेगेटिव आप लेकर ही आना इसका आंसर। फिर W3 क्या है, वर्क डन फॉर 3 to 1, 3 to 1 प्रोसेस। अब स्टूडेंट एक बात समझो, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 2 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी वॉल्यूम 2, यहां पर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता है। और मैंने आपको बताया है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब वॉल्यूम ही चेंज ना हो तो वर्क 0 होता है। तो 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो W इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, बराबर। अब एक बात समझो, W1 में वर्क डन बाय सिस्टम है, W2 में वर्क डन ऑन सिस्टम है। W1 की वैल्यू है 1350, W2 की वैल्यू है 900, तो ज्यादा क्या है 1350 ना, और ये तो लेस है, तो वर्क डन बाय सिस्टम ज्यादा है, वर्क डन ऑन सिस्टम लेस है। तो रिजल्ट क्या है, वर्क मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो टोटल वर्क डन बाय सिस्टम पता चला आपको, वर्क डन बाय सिस्टम 1350 प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम 900 माइनस, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ज्यादा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कम है। तो रिजल्टेंट क्या है, वर्क डन बाय या वर्क डन ऑन, वर्क डन बाय, क्योंकि वर्क डन बाय ज्यादा है इसलिए मैंने यहां पर वर्क डन बाय लिखा। तो W1, W2, W3, सो 1350 माइनस 900 प्लस माइनस जो भी लिखो 0, तो क्या आंसर आता है इसका, इसका आंसर आता है 1350 माइनस 900 450, सो 450 जूल। सो W इज दिस। ठीक है, ये है एक्सरसाइज का हमारा 12.9। और स्टूडेंट आंसर देखा मैंने पीछे करेक्ट है, +450 जूल। ठीक है।